अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज की कहानी एक नौजवान की है जो जल्द और शॉर्टकट तरीकों से दौलत हासिल करना चाहता था। भीख मांगना निहायत शर्मनाक बात है, खासकर इस सूरत में कि जब मांगने वाला बिल्कुल सेहतमंद और खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हो और भीख मांगने को शौक के तौर पर शुरू करने के बाद पोर पोर इस लत में डूब जाए। फरहान का ताल्लुक अच्छे खासे खाते पीते घराने से था। जिंदगी की हर नेमत मुयस्सर थी और किसी चीज के लिए मुद्दतों तरसना नहीं पड़ता था। एमए इंग्लिश के बाद जॉब ढूंढते ढूंढते एक ऐसा तरीका उसके हाथ लगा जिसने उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी। होटल से चाय पीकर जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी और वो निहायत दर्दनाक आवाज में भीख मांग रहा था, जिसके नतीजे में उसके आगे नोटों और सिक्कों का ढेर लगा हुआ था और अभी मजीद लगता कि वो मजीद कुछ देर वहां बैठता। फरहान आहिस्तगी से उससे कुछ फासले पर सड़क के किनारे बैठ गया और गौर से भिखारी की हरकत और सुकनात देखने लगा। काफी अरसा जूतियां घिसाने के बाद भी जॉब मिल के नहीं दे रही थी और ये परेशानी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। भिखारी ने एक दो बार उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर नजरअंदाज करके अपने काम में मसरूफ हो गया। काफी देर बाद भिखारी ने सारी भीख समेटी और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। फरहान यूं ही बैठा था। भिखारी जाते जाते रुका, गौर से बैठे फरहान को देखा और फिर उसके पास ही बैठ गया। फरहान जो अपने ही ख्यालों में भिखारी को देखे जा रहा था, चौंक कर मुतवज्जो हुआ। क्या हुआ साहब, परेशान लग रहे हो? भिखारी उसे यूं बात करने लगा जैसे उनके दरमियान जान पहचान हो या कोई गहरा ताल्लुक हो। फरहान एक बार करंट खाकर खड़ा हो गया। भिखारी के पास से उठने वाली बदबू और उसके सवाल ने उसे परेशान करके रख दिया। वो एक तरफ जाने लगा तो पीछे से भिखारी की आवाज सुनाई दी, साहब अगर पैसों वगैरह का कोई मसला हो तो हमें बता सकते हो, जितनी रकम दरकार हो कर्ज के तौर पर मिल जाएगी। फरहान ने आंखें फाड़ के उसे बेयकीनी से देखा, जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो, और फिर उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। तुम खुद भीख मांगकर गुजारा करते हो, भला मेरी जरूरत तुम कैसे पूरी करोगी? उसकी बात पर भिखारी के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। साहब तुम्हें किसने कहा कि मैं भीख जरूरत के लिए मांग रहा हूँ? अरे क्या मतलब? फरहान हैरान होकर बोला। अरे मतलब छोड़ो साहब, तुम बताओ, तुम भी आजकल के नौजवान की तरह नौकरी के लिए परेशान होगे। अगर नौकरी चाहते हो तो मुझे बताओ, ऐसी नौकरी लगवाऊंगा जिसमें पैसा ही पैसा होगा और ऐश ही ऐश होगे, टाइम भी तुम्हारी मर्जी का। फरहान को वो कोई दिमाग से खिसका हुआ आदमी लगने लगा, इसलिए उसने अपने घर की राह ली। भिखारी कुछ देर तो खड़ा उसे देखता रहा और फिर कंधे उचकाकर अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। सारी रात अजीब तरह की सोचों ने उसे परेशान किए रखा। न जाने क्यों दोबारा बार बार उस भिखारी और उसके आगे पड़ी रकम को ही सोचे जा रहा था। और सुबह नाश्ते के बाद वो फिर उस जगह पर बैठा जहां कल वो भिखारी से मिला था। वो भिखारी अपनी जगह पर मौजूद था। फरहान को आता देखकर वो मुस्कुराया और फिर सड़क से गुजरते लोगों से भीख की इल्तिजा करने लगा, जिसके नतीजे में काफी रकम उसके आगे ढेर होती जा रही थी। सिर्फ सदा लगाओ और रकम पाओ। फरहान ने आज से पहले कभी इस अंदाज में नहीं सोचा था और ना सोचने की नौबत आई थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये सब सोचे जा रहा था। उसे इस सब में कशिश सी महसूस होने लगी। भिखारी के सामने पड़े रुपए उसका दिल ललचा रहे थे। उसे रुपए की तलब कभी भी इतनी महसूस नहीं हुई जितनी अब होने लगी थी। वो कभी भी इतना लालची नहीं रहा था जितना अब लालच महसूस करने लगा। उसके पास जरूरत के वक्त तरसना नहीं पड़ता था, इतनी रकम उसके पास रहती थी, लेकिन अब इस ज्यादा का लालच उसे सताने लगा। अपने कमाए हुए पैसों को खर्च करने का मजा ही कुछ और होता है और इस मजे को वो भी महसूस करना चाहता था और जॉब थी कि वो मिल नहीं रही थी। क्या सोच रहे हो साहब? भिखारी ने पूछा। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम था कि उसे भिखारी के उठकर अपने पास आने का पता ही नहीं चला। वो चौंक गया और गौर से भिखारी को देखने लगा। एक दिन में कितना कमा लेते हो? भिखारी यूं मुस्कुराया जैसे इस सवाल की उसे तवक्को हो। कहने लगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। भिखारी का जवाब उसे और भी हैरान कर गया। साहब कितना पढ़े लिखे हो? तवक्को के खिलाफ भिखारी ने उससे सवाल किया। एमए इंग्लिश, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? फरहान ने पूछा। भिखारी ने हल्का सा कहका लगाया और फिर बोला, बहुत खूब, फिर तो मेरे जैसे ही हो। क्या मतलब? फरहान हैरान होकर बोला। कुछ नहीं साहब, तुम हमें भिखारियों से भला क्या दिलचस्पी होगी? नहीं तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। फरहान को न जाने क्यों जानने की जल्दी थी। मैं भी तुम्हारी तरह एमए इंग्लिश हूँ, लेकिन जॉब न मिलने की वजह से आज एक भिखारी हूँ। फरहान की आंखें पूरी तरह खुल गईं। शुरू में मुझे भी बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जब जॉब से ज्यादा पैसा आने लगा तो सारा मलाल जाता रहा।
बहनों की शादी, नया घर, गाड़ी, सब कुछ मेरे पास है और मैं खुश हूँ। भिखारी काफी मुतमईन लग रहा था और फरहान हैरत और साकित खड़ा ये सब सुन रहा था। भिखारी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? चलो तुम्हें सब कुछ बता दूं। मेरा नाम आदिल है। तुम्हारी तरह मैं भी पढ़ लिख कर जूतियां चटका रहा था कि एक दिन खुदकुशी के बारे में सोच बैठा और उसी दिन मुझे एक भिखारी मिला और उसने मुझे ये रास्ता दिखाया। सच पूछो तो इस पेशे में इतनी कमाई है कि मैं शुरू की बेइज्जती के एहसास को बहुत जल्द भूल गया और अब ये हाल है कि बेइज्जती का एहसास ही मिट चुका है। सच बोलूं तो इज्जत नफ्स ही खत्म हो चुकी है। अब कुछ महसूस नहीं होता। बस मिलने वाले पैसे की कशिश ही इतनी है कि बंदा सारे एहसास मिटा डालने पर मजबूर हो जाता है। फरहान खड़ा रह गया। लेकिन तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम... अभी फरहान की बात मुंह में ही थी कि बेकारी ने उसकी बात काट दी। अरे उनको कैसे पता होगा, मेरा हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। वो सब समझते हैं कि मैं कोई बहुत हाई फाई किस्म की जॉब कर रहा हूँ, तब ही पैसे की इस कदर फरावानी है। मेरा हुलिया बहुत अमीर कबीर आदमी जैसा होता है और दूसरा मैं अपने घर से बहुत दूर आता हूँ। मेरा मालिक बहुत रहमदिल है। वो हम सब का बहुत ख्याल रखता है और जितनी रकम की ज़रूरत हो वो बिला चूं जरा हमें दे देता है। अगर तुम भी मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवा देता हूँ। मेरा मालिक पढ़े लिखे लोगों का बहुत ज़्यादा कदरदान है और दूसरे लोगों से बढ़कर उन्हें पैसे देता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग उसके पास काम करते हैं वो सब मेरी तरह अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप बताओ क्या कहते हो? फरहान को सोच में डूबा देखकर आदिल यानी उस भिखारी ने सवालिया नजरों से उसे देखा और पूछा, अभी नहीं, मैं चलता हूँ। फरहान ये कहकर वहां से उठ गया और भिखारी लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि वो वापस जरूर आएगा। बहुत सारे दिन पर लगाकर उठ गए इंटरव्यू के लिए और किसी न किसी जगह ख्वार होना और फिर बहुत मायूसी के आलम में घर लौटता। फरहान दिनों में ही उगता गया और फिर उसके कदम अपनी जानी पहचानी जगह की तरफ उठने लगे। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं, और ख्वार होने और जलील होने की मुझ में हिम्मत नहीं। नौकरी पर लानत भेजो और बस पैसा कमाओ, चाहे तरीका जैसा भी हो। फरहान की सोच बस इसी नुक्ते पर आकर रुक गई। भिखारी अपनी जगह पर मौजूद था। फरहान को आता देखकर उसकी आंखों में मखसूस चमक आ गई, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे अपने बॉस के पास ले चलो, फरहान ने उसे कहा। भिखारी सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। भिखारी ने उसे इशारा किया और अपने पीछे पीछे आने का कहा। फरहान उसके पीछे पीछे चलने लगा। फरहान के जहन के अंदर भी इस तरह की कोई जगह थी, इसलिए वो इत्मीनान से भिखारी के पीछे चलता जा रहा था। एक बड़ी और खस्ता हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। जवाबन बदमाश नजर आने वाला आदमी सर बाहर निकाले खड़ा था और फिर भिखारी और उसके साथ मौजूद हैंडसम और शक्ल से ही पढ़े लिखे नौजवान को देखकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। यकीनन वो समझ गया था कि फिर कोई जाप का मारा इधर आ चुका है। बाहर की निस्बत अंदर से हवेली इतनी उजाड़ नहीं थी। साफ सुथरी फूलों के पौधों से भरी हुई अंदरूनी माहौल भी काफी ठंडा था। बहुत से लोग वहां कामों में मसरूफ थे। एक दरवाजे के आगे से गुजरते हुए फरहान की आंखें हैरत से फैल गईं। वहां पैसों की बहुतात थी, कहीं नोटों के ढेर तो कहीं सुकून के। कुछ लोग उन्हें गिनने में मसरूफ थे। आदिल बगैर किसी तासुर के अंदर दाखिल हुआ और अपने पास मौजूद पैसे जो उसने अभी भीख मांगकर इकट्ठे किए थे कमरे की तरफ बढ़ गया। यकीनन ये बास का कमरा होगा। फरहान का दिल बड़े अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। भिखारी ने दस्तक दी। चंद लम्हों में दरवाजा खुल गया और अंदर का मंजर फरहान की तवक्को के बरक्स था। निहायत शाहाना अंदाज में सजा हुआ कमरा और बड़ी सी कुर्सी पर मौजूद आदमी जवान की तरफ देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा तासुर था, लालच का और ज्यादा दौलत की हवस का। उसके पीछे दीवार पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और पूरी हवेली में जो कुछ हो रहा था उसे हर लम्हे की रिपोर्ट थी। फरहान बहुत हैरान था कि कोई पेशावर भिखारी इतना जदीद सिस्टम अपने पास रखता है। आओ भाई आदिल आओ, बास की भारी आवाज गूंजी। तो आज तुम इसे ले ही आए। बास ने गौर से फरहान की तरफ देखा। फरहान ने नजरें झुका ली, न जाने क्यों उसे उस आदमी की आंखों से खौफ महसूस होने लगा था। बास ने फरहान को मुखातिब करते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? फरहान उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गया। जी मेरा नाम फरहान है। बहुत खूब, शक्ल के साथ नाम भी बहुत खूबसूरत और पढ़े लिखे भी लगते हो। फरहान उसकी बात पर सिर्फ सर ही हिला सका। अच्छा आदिल तुम्हें सब काम समझा देगा। शुरू में अगर कोई मुश्किल हुई तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आदत हो जाएगी। अगर बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो बहुत जल्द इस माहौल में ढलना पड़ेगा। मेरा एतमाद जीतना पड़ेगा और ये जहन में रखना कि तुम्हारी हर हरकत पर मेरी हर वक्त नजर होगी। मैं जो कुछ कहूंगा वो हर हाल में करना होगा,
क्योंकि मैं जितना अच्छा नजर आता हूँ इससे कहीं ज्यादा मैं जालिम हूँ। आज से हमारी मेहमानदारी से लुत्फ उठाओ और कल से अपने काम पर लग जाओ। ये कहकर बॉस कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जो हो गया, गोया अब वो जा सकता है। आदिल उसे लेकर दूसरे कमरे में आ गया। पहले उसे सारा काम समझाया, फिर उसके लिए खाना आ गया। पुरतकल्लफ लंच के बाद वो घर आ गया। रात उसने फिर बहुत सोचा, लेकिन अब उसे हर हाल में काम करना है। फिर वो सुकून से सो गया और फिर दूसरे दिन उसकी जिंदगी का एक हैरत अंगेज दौर शुरू हो गया। एक ऐसा दौर जिसने उसकी जिंदगी दौलत और आसाइशों से भर दी। अपने काम को उसने बहुत जल्दी सीख लिया। सिर्फ इज्जत नफ्स खत्म करने की देर थी, और वो तो शायद उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने इस काम की हामी भरी थी। बॉस का एतमाद उसने काफी हद तक और इतनी जल्दी हासिल कर लिया कि वो अब इसके बिना खाना तक नहीं खाता था। अब रोड पर भीख मांगना तो वो कब का छोड़ चुका था। बस हवेली के अंदर तमाम अहम काम उसकी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। खूबसूरत बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब अब उसके लिए आम सी बातें थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि वो आराम से अपना कारोबार शुरू कर सकता था। बॉस की तरफ से इस पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि छूटती नहीं ये काफिर मुंह को लगी हुई, तो वो इस काम से अलग होने का सोच भी नहीं सकता था। ऐसे लोगों को फिर धोखा देना बहुत अच्छी तरह आ जाता है। आज तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी बहुत आ गई हैं, सो जिसके पास ज्यादा पैसा खासकर गलत तरीके से कमाया गया तो ये कहकर दिया जाता है कि भाई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। अब कौन दूसरों के पीछे तहकीक करने पड़ जाए। जो भी हो, फरहान को बॉस का एतमाद हासिल करने के साथ साथ उसके बहुत से राज भी पता चल चुके थे। उनमें सरे फरिश्ता के बॉस ने अपनी दौलत को बैंक में रखने के बजाय एक छोटे से कमरे में रखा था, जिसका दरवाजा उसी के बेडरूम में से खुलता था। और जब एक दिन उसने फरहान को इतना पैसों वाला कमरा दिखाया तो फरहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोरियों में बंद नोट तरतीब से रखे थे। एक बोरी का मुंह खुला हुआ था और नोट अंदर से झांक रहे थे। बकौल बास के उसने भीख मांगने का काम बहुत कम उम्री में शुरू किया था। फिर वो इतना माहिर हो गया कि अपने साथ कुछ बंदे भी रख लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास रुपया इकट्ठा होने लगा। तो उसने कच्ची बस्ती में ये हवेली खरीदी ताकि कोई शक न करे, और माहवार तनख्वाह पर और बहुत से बंदे रख लिए जो सारा दिन भीख मांगते और सारा पैसा बास के हवाले करते। फिर उस काम को उसने इतना मुनज़्ज़म कर लिया कि ये सारा सिस्टम उसने तरतीब दे डाला। पुलिस को हफ्तावार पहुंचा दिया जाता। सब लोग मुतमईन और बास से खुश थे, और जिन्होंने कुछ गड़बड़ की उन्हें सजाएं भी सख्त मिली जो बाकियों को मोहतात कर गईं। फरहान पर यह राज भी खुला कि बास हद से ज्यादा पैसों से इश्क बल्कि हवस में मुब्तला था कि रात के वक्त सोते वक्त भी वो नोटों की गड्डियां अपने आसपास रखकर सोता। रात को उठ उठ कर उन्हें देखता, सूंघता। उसके बावजूद वो अपने पास काम करने वालों को दिल खोल कर देता। तब भी सबके साथ 2 नंबर काम निहायत ईमानदारी से कर रहे थे। बास की उम्र काफी ज्यादा थी और अब तो वो थोड़ा थोड़ा सा बीमार भी रहने लगा। ऐसे में तमाम इंतजामात फरहान पर आ गए। चूंकि वो सारा काम समझता था, इसलिए सब हैंडल करने में उसे जरा भी मुश्किल पेश ना आई। बास फरहान से बहुत खुश था। उसका इलाज जारी था, लेकिन दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती चली गई। न जाने क्यों उसका जितना इलाज किया जाता वो उतना ही कमजोर हो गया। और फिर वक्त आ गया जब बास को लगा कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। तो एक रात में उसने फरहान को बुलाया और उसे जो वसीयत की उसने एक लम्हे के लिए फरहान को मुंजमद कर दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। दूसरे दिन पिछले पहर बॉस की तबीयत इतनी खराब हुई कि डॉक्टर को बुलाने का भी मौका नहीं मिला और मौत ने उसको आ लिया। सब खामोश खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हों या अफसोस करें। सिर्फ फरहान ही था जिसकी तरफ उनकी नजरें थी, और फरहान को मरे हुए बॉस की वसीयत हर हाल में पूरी करनी थी। वो पैसों वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ पैसे निकालकर सब भिखारियों में बांटे। उन्हें एक बोरी को अलहदा निकाल लिया और बाकी बोरियों को आग लगा दी। नोटों से भरी बोरियां धड़ाधड़ जलने लगी और वो बेबसी से उन्हें जलता हुआ देखने लगा। बहरहाल वो जैसा भी था, एक मरते हुए आदमी से किया हुआ वादा हर हाल में पूरा करना चाहता था। और फिर रात को जब बास को दफन करने लगे तो फरहान ने गोरकन को कुछ नोट दिए। तो बास की इस वसीयत के मुताबिक वो नोटों की बोरी उसकी कब्र में रखकर ऊपर मिट्टी डाल दी गई, जो कि बहुत गलत बात थी। लेकिन बास को दौलत से इतनी ही मोहब्बत थी कि वो चाहता था कि कब्र में नोटों की बोरी उसके आसपास हो। सारे कामों से फारिग होके फरहान घर वापस आ गया, लेकिन वो न जाने क्यों कशमकश में था। जो पैसे उसने बास की वसीयत के मुताबिक जला दिए थे उनका दुख तो उसे था ही, लेकिन जो नोटों से भरी हुई बोरी वो कब्र में मैयत के साथ दफन कर आया था, उसने फरहान को अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया। सारी रात वो सोचता रहा और खुद को कोसता रहा कि क्या करे। इतने पैसों को कब्र में दफन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मरने वाला तो मर गया, अगर वो पैसे मेरे काम आ जाते तो कोई बात नहीं थी।
अब इतनी भी क्या ईमानदारी के इतने पैसों को ख्वामख्वाह गंवा दिया जाए। उसका दिल खुद को पीटने को चाहा, सर के बाल नोचने को चाहा और सुबह तक वो सोच सोच कर पागल होने को जा रहा था कि उसने एक अजीब फैसला किया जो उसकी लालची फितरत को जाहिर करने लगा। उसने आज रात जाकर उसकी कब्र को खोदकर नोटों वाली बोरी उठा लाएगा। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया। अब उसे बेसब्री से रात होने का इंतजार था। जो ही रात हुई वो कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कुदाल उसके पास मौजूद थी। आसपास किसी की भी मौजूदगी नहीं होने की वजह से वो कब्रिस्तान में आसानी से दाखिल हो गया और गोरकन की झोंपड़ी से छिपता छिपाता कब्र के पास पहुंच गया। कब्र खोदने से पहले एक बार उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसका दिल कब्रिस्तान की वीरानी देखकर कांप गया, लेकिन फिर उस पर दौलत का लालच गालिब आ गया तो उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। फिलहाल वो एक ही तरफ से खोद रहा था ताकि ये अंदाजा कर सके कि बोरी किस तरफ मौजूद है। फिर जब उसे लगा कि उसका हाथ कब्र के अंदर पहुंच जाएगा तो वो खुदी हुई जगह पर बैठ गया और अपना हाथ अंदर डाल दिया ताकि देख सके कि आया बोरी उसी जगह पर मौजूद है कि नहीं। फिर एक बहुत दिलदोज चीख गूंजी जो कब्रिस्तान के होलनाक सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक चली गई। ये चीख फरहान की थी, क्योंकि जब उसने कब्र में हाथ डाला तो वो नोटों से भरी बोरी के बजाय शिद्दत से दहकते अंगारे और भड़कती हुई आग से जा टकराया। नाकाबिले बयान अजियतनाक जलन उसके पूरे वजूद को जला गई और वो चीखने लगा। अपना हाथ जोर जोर से झटकने लगा और चीखता चिल्लाता वहां से भाग निकला। गोरकन ने किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनी और फिर बाहर निकला। उसने किसी को चीखते चिल्लाते भागते देखा और फिर वो कंधे उचकाता कब्र की तरफ बढ़ गया। कफन चोरों का कारोबार आजकल अरूज पर था और ये भी कोई कफन चोर ही भागा होगा और अब पकड़े जाने के डर से भाग निकला होगा। गोरकन ने सोचा और पास पड़ी कुदाल उठाकर कब्र की मिट्टी बराबर करने लगा। फिर लोगों ने एक आदमी को देखा, बड़े हुए गंदे बाल, दाढ़ी और गंदा हुलिया, और उसने गले में कपड़ा बांधकर एक कशकोल लटका रखा था जो ठंडे पानी से भरा हुआ था और उसने अपना बायां हाथ उस पानी में डाल रखा था जो आबलों से भरा था। सब लोग उसकी तरफ हमदर्दी भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन वो सिर्फ माफी माफी पुकारता जा रहा था। वो फरहान था जो दौलत के लालच में पहले तो एक गलत रास्ते पर चल निकला, फिर दौलत के लिए एक कब्र तक को खोद डाला और फिर कब्र में लगी आग ने उसके हाथ को जला डाला था। जलने की शिद्दत ऐसी थी जो कि उस वक्त तक कम ना होती जब तक वो अपना हाथ पानी में नहीं डालता था। शुरू में उसने हर किस्म के इलाज करवाए, लेकिन जरा भी अफाका नहीं हुआ। सुकून सिर्फ पानी में मिलता। अब उसने गले में कशकोल लटका रखा था जो पानी से भरा रहता और वो अपना हाथ उसमें डाले चलता रहता और साथ ही साथ माफी भी मांगता रहता। ये अल्लाह का अजाब था जो उस पर नाजिल हुआ और मरने तक उससे छुटकारे की कोई सूरत नहीं थी सिवाय अल्लाह की माफी के, और माफी न जाने कब मिलनी थी। हर कोई तो इतना बुलंद मर्तबा नहीं होता कि वो माफी मांगे और उसे माफी मिल जाए। कुछ गुनाहों की सजा तो दूसरों को इबरत देने के लिए भी होती है और ये बात है कि हम इसे समझते ही नहीं। दोस्तों, ये सबक का मौज कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए।